अरेंज्ड मैरिज के पहले 5 साल बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मोस्ट डाइवोर्सेस हैपन इन द फर्स्ट 5 years ऑफ एन अरेंज्ड रिलेशनशिप। जो ही आप किसी के साथ रहना शुरू होते हैं तो आपका रियल बिहेवियर सामने आता है। अरेंज्ड मैरिज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो क्योंकि हमारी सोसाइटी एट दिस पॉइंट इन टाइम पिछले 2 जनरेशन से वो फ्लक्स में है। 5 स्लीप साइकिल आपके कंप्लीट होने चाहिए। कोई खुशी वाली बात उसको खुशी नहीं देती। बगैर किसी वजह के वो बेजार और मायूस रहता है। उसका कुछ करने को दिल नहीं करता। हर काम उसको बहुत मुश्किल लगता है। नींद या बहुत ज़्यादा हो जाती है या नींद बहुत कम हो जाती है। भूख कभी या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब कुछ चीज़ रख के भूल जाते हैं। कोई फैसला करना हो तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे में हर वक्त एक थकावट सी रहती है। एनर्जी लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं। जो डिप्रेशन हम कहते हैं आमतौर पे आम ज़बान में कि मुझे आज डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन नहीं, वो अगेन स्ट्रेस है। वेलकम टू डॉक्टर फ़ारूक पॉडकास्ट। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद के मसाइल, पेरेंटिंग और मियाँ बीवी के झगड़ों के बारे में बात करने के लिए हम मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुज्तबा के साथ। इस गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा। यकीन मानिए ये आपके किसी करीबी रिश्तेदार के ज़रूर काम आएगी और आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर बचाएगी। एंग्जाइटी क्या है, उसकी बड़ी किस्में कौन सी हैं और कब हमें साइकेट्रिस्ट के पास आना चाहिए कि अब एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसका हमें इलाज करना है। सबसे पहले तो हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि एक चीज़ होती है नॉर्मल एंग्जाइटी, जो कि किसी को भी हो सकती है, जो कि बहुत नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल इम्तिहान से पहले जो बंदा थोड़ा सा परेशान होता है, वो थोड़ा एंक्शस होता है, वो नॉर्मल है। कई लोगों को जो कभी उनकी ज़िंदगी में कोई इवेंट होता है, मसलन शादी है या कुछ ऐसे, तो उससे पहले थोड़ा सा परेशान हो जाना, ये नॉर्मल है। हम इसको एंग्जाइटी नहीं कहते, हम इसे सिंपल स्ट्रेस कहते हैं, जो कि स्ट्रेस के साथ रिएक्शंस होते हैं। एंग्जाइटी की टर्म जो है ना, वो बहुत सारे लोग बड़े ही ब्रॉडली यूज़ करते हैं और समझते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है टू अ सिंपल स्ट्रेस, जो कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ज़िंदगी में आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वालिद की डेथ हो गई है, तो अगर मैं उसकी वजह से परेशान हूँ तो ये एक स्ट्रेस है, ये नॉर्मल है। ये मुझे होगा, मैं ग्रीफ में भी जाऊँगा, मैं परेशान भी रहूँगा, मैं याद भी करूँगा, ये नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि ये चीज़ एबनॉर्मल हो गई। एंग्जाइटी ये होती है कि आपको हर चीज़ की परेशानी रहती है, चाहे वो परेशानी वाली बात है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आज के काम करने हैं, जो कि मैं रोज़मर्रा का काम करता हूँ, मैं उसमें भी परेशान रहता हूँ कि भई ऐसा कुछ ना हो जाए, गलत ना हो जाए, चीज़ें ख़राब ना हो जाएँ, मुझे हर चीज़ को पहले से करना है, ये चीज़ें, ये एंग्ज़ायटी है। मैं हर चीज़ का नेगेटिव आउटकम सबसे पहले सोचूँगा, हमेशा। मतलब हर चीज़ के पॉज़िटिव आउटकम्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव आउटकम्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एंग्ज़ायटी का मरीज़ हूँ, तो मैं हर चीज़ की नेगेटिव आउटकम सबसे पहले सोचूँगा और मैं उस पे मुझे ये होगा कि ऐसा ना हो जाए। फ्यूचर के बारे में आपको हर वक़्त एप्रीहेंशंस रहती हैं, चाहे वो इमीडिएट फ्यूचर हो, चाहे वो डिलेड फ्यूचर हो। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका अभी बच्चा पैदा हुआ होता है और वो उसके लिए अभी से परेशान होते हैं कि अच्छा इसकी शादी कहाँ करनी है, इसके पढ़ाएँगे हम कैसे, चीज़ें कैसे होंगी। मतलब दे आर थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट आउटकम्स और द मोस्ट डिफिकल्ट आउटकम्स, जो कि हो सकते हैं, ये नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन उसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा हर वक्त वरिड रहते हैं और उसके लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बहुत सारे लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, लोगों को खामखा चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उनके इन पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, वो बातें भूलना शुरू हो जाते हैं, कुछ नॉर्मल चीज़, मतलब कुछ चीज़ रख के भूल जाते हैं। कोई फैसला करना हो तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे में हर वक्त एक थकावट सी रहती है। एनर्जी लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को रिएक्ट ज़्यादा कर जाते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इस बात का एहसास दिलाती हैं कि आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अब
ऐसे मरीज़ जो हैं वो ज़्यादातर पहले फिजिशियन के पास जाते हैं और जिन प्रॉब्लम्स के लिए जाते हैं कि डॉक्टर साहब सर में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, पेट डिस्टर्ब रहता है, रिलैक्स नहीं होता, खपता रहता हूँ। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती हैं, जो कि एंग्जायटी डिसऑर्डर के सिम्पटम्स हैं। डॉक्टर मोहितबा, मूड के हवाले से बताइए कि एक मूड है जो कभी कभी उदास रहता है और एक ये है कि वो जब डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, तो आम लोग उसको कैसे पहचानें कि अब हमें इस मूड डिसऑर्डर के लिए हेल्प लेनी है, मेंटल हेल्थ केयर किसी फैसिलिटी की या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की? जो डिप्रेशन है वो एंग्जायटी से कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। जो डिप्रेशन हम कहते हैं आम तौर पे आम ज़ुबान में कि मुझे आज डिप्रेशन हो गया है, वो डिप्रेशन नहीं है, वो अगेन स्ट्रेस है। डिप्रेशन एक बीमारी है जिसमें दिमाग के केमिकल चेंज हो जाता है। केमिकल चेंजेस की वजह से सर्टेन तरह के केमिकल्स होते हैं, 4 तरह के केमिकल्स डिप्रेशन में इम्प्लिकेटेड हैं। वो दिमाग के अंदर केमिकल चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके उनके दिमाग के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। और क्योंकि दिमाग का काम बेसिकली दिमाग के 2 काम है, एक जिस्म को कंट्रोल करना और दूसरा सोचना। तो उनके सोचने के जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। डिप्रेशन में बगैर किसी वजह के इंसान बेजार और मायूस रहता है, बगैर किसी वजह के, सबसे इम्पोर्टेंट, बगैर किसी वजह के वो बेजार और मायूस रहता है। उसका कुछ करने को दिल नहीं करता, हर काम उसको बहुत मुश्किल लगता है, उसके जिस्म में हर वक्त बिला वजह थकावट रहती है, कोई खुशी वाली बात उसको खुशी नहीं देती, जिस्म में बगैर किसी वजह के बहुत सारी दर्दें रहती हैं, नींद या बहुत ज़्यादा हो जाती है या नींद बहुत कम हो जाती है, भूख कभी या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसको लाइफ में कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती, उसको अपना आप दूसरों से कमतर महसूस होता है, उसको ऐसा लगता है कि वो हेल्पलेस है और उसके ज़हन में ऐसे ख्याल आते हैं कि ज़िंदगी से अच्छा मैं मारी जाऊँ। और जब वो एक्सट्रीम फॉर्म में जाता है तो इंसान को सुइसाइड के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और उसको लगता है कि सुइसाइड इस तकलीफ़ से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। और फिर वो बाकायदा इसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है कि मरने के तरीके ढूँढो। और उसमें से जो जिनको सुइसाइडल आइडिएशंस होते हैं उनके 25% लोग जो हैं वो सुइसाइड की अटेम्प्ट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करते हैं। डिप्रेशन का जो मर्ज़ है, उस मर्ज़ के अंदर इंसान का काम करने को कोई दिल नहीं करता, सो वो जो भी काम कर रहा है वो करना छोड़ देता है। वो घर में रहना शुरू हो जाता है, वो अकेला रहना शुरू हो जाता है, उसको एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। और जब वो एक्सट्रीम फॉर्म में जाता है तो इंसान की सेल्फ केयर कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है। उसको कोई फ़िक्र नहीं होती कि उसने नहाना है, उसने मुँह धोना है, उसने टूथब्रश करना है, उसने तैयार होके कहीं बाहर जाना है, उसने फ़ोन कॉल सुननी है, वो सब ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ इंसान के अंदर हर वक्त एक सेंस ऑफ डूम रहती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर बनाती हैं, जो कि हमारी क्लिनिकल ज़बान में डिप्रेशन है। स्ट्रेस 100% पॉपुलेशन को हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन सिर्फ 12% लोगों को होता है। 100 में से 12 लोगों को ज़िंदगी में डिप्रेशन ज़रूर होता है। जब वो अटैक डिप्रेशन का होता है तो वो आम तौर पे कम से कम 3 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक चल सकता है। ज़िंदगी में एक डिप्रेशन का अटैक नहीं होता। जिन लोगों को होता है उनको फिर 2, 3, 4, 6, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा हो जाता है, बार-बार हो जाता है। चाहे वो उस डिप्रेशन से बाहर निकल भी आएँ, फिर भी उनको ज़िंदगी में दोबारा भी हो सकता है। डिप्रेशन के मर्ज़ की ख़ासियत ये है कि वो जब शुरू होता है, तो वो अपना टाइम लेता है। अगर आपने उस दौरान दवाई हम दे देते हैं, तो वो डिप्रेशन से बाहर ज़रूर निकाल लेती है, लेकिन वो अपना साइकिल पूरा जब तक नहीं होता, आप डिप्रेशन की दवाई बंद नहीं करते। जब वो अपना साइकिल पूरा कर लेता है, तो फिर हम दवाई बंद कर देते हैं और फिर बंदा इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्काडियन रिदम में एक हमने शिफ्ट लाया है अभी टेक्नोलॉजी के साथ, स्पेशली स्क्रीन्स, मोबाइल और सोशल मीडिया के बाद, कि जो स्लीप टाइम था वो मिडनाइट और इवन लेटर शिफ्ट हो गया। इस हवाले से नींद की क्वालिटी पे क्या असर आया है? देखिए, हमें 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। एक होता है स्लीप लेटेंसी। स्लीप लेटेंसी का मतलब ये होता है कि आपको कितनी देर लगती है सोने के अंदर।
ठीक है। एक होती है स्लीप की इंटेंसिटी, जिसे हम स्लीप क्वालिटी बोलते हैं, और तीसरा ये होता है कि स्लीप के एंड में बंदा रिफ्रेश्ड उठता है या नहीं उठता। ये वो तीन चीज़ें हैं जो कि हम डिटरमिन करते हैं कि स्लीप कैसी होनी चाहिए। जब आप मोबाइल्स या स्क्रीन्स वगैरह देखते हैं, तो और स्पेशली हम आम तौर पे रात के टाइम देखते हैं, और जब हम रात के टाइम देखते हैं तो हम लाइट्स ऑफ करके देखते हैं। उसमें एक ब्लू लाइट होती है जो कि आपकी स्लीप लेटेंसी को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से ये होता है कि आप जब बिस्तर पे लेटते हैं तो आपको कई घंटे लग जाते हैं, 1 आध घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाता है सोने में, क्योंकि वो नींद को आने नहीं देती। जब आपकी स्लीप लेटेंसी डिस्टर्ब होगी तो आपकी स्लीप आर्किटेक्चर खराब हो जाएगा। आइडियली हम ये कहते हैं कि आप जब बेड पे जाएं तो सिर्फ सोने के लिए जाएं। अगर आपने मोबाइल देखना है तो आप लाइट ऑन करके सीट पे बैठ के मोबाइल देख लें, या आप कहीं बाहर कमरे में जाके देख लें, लेकिन जब आप बेड पे जाएं तो मोबाइल का इस्तेमाल मत करें। उससे आपकी स्लीप लेटेंसी ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़ जो है वो स्लीप आर्किटेक्चर या स्लीप क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं। स्लीप आर्किटेक्चर ये होता है कि स्लीप की 5 फेजेस होती हैं। फेज़ 1 जिसमें बंदा आहिस्ता आहिस्ता नींद की सूरत हाल में जाता है। स्लीप 2 जिसे हम बीटा रिथम कहते हैं, उसके अंदर स्लीप फेज़ 2 जिसके अंदर इंसान नींद के अंदर चला जाता है, और उसको लेकिन अगर ज़रा सी बाहर से खड़क वगैरह हो तो बंदे को जाग आ जाती है। स्लीप 3 में वो गहरी नींद में जाना शुरू हो जाता है, और फेज़ 4 स्लीप सबसे गहरी होती है, जिसके अंदर इंसान पूरी अपनी गहरी नींद के साथ सो रहा होता है। और 5वीं हम REM स्लीप बोलते हैं, जिसमें जो ही वो उस फेज़ से निकलता है चौथे नंबर से 1 2 3 4 इस तरह जाते हैं, और जो ही वो 5th में जाता है तो वो एक दफ़ा ख्वाब की स्लीप पे चला जाता है, ख्वाब आवर स्लीप। आम तौर पे एक स्लीप, इसको हम स्लीप साइकिल कहते हैं। आम तौर पे एक स्लीप साइकिल जो है वो 90 मिनट का होता है, जिसमें 5 फेजेस कंप्लीट होती हैं। हम कहते हैं कि 5 स्लीप साइकिल आपके कंप्लीट होने चाहिए ताकि आप एक रिफ्रेश्ड तरीके से उठ सकें। जब भी आपको कहीं पे भी फेजेस में खराबी आ जाती है तो आपका साइकिल पूरा नहीं होता। आपकी नींद पूरी हो जाती है, मतलब आपकी नींद के घंटे पूरे हो जाते हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप रिड्यूस हो जाती है। आप गहरी नींद में नहीं जा सकते। तो जब आप मोबाइल्स वगैरह बहुत कुछ देखते हैं तो आप स्टेज 3 या 2 के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप गहरी नींद में नहीं जा सकते। और असल नींद वो है जो सबसे गहरी है, जिसके साथ आप रिफ्रेश्ड होते हैं। और जो ख्वाब आवर स्लीप है वो सबसे कमज़ोर स्लीप होती है। वो इस तरह जैसे आप बंदा जाग रहा है प्रैक्टिकली। वो ख्वाब जब देख रहा होता है दिमाग उतना ही एक्टिव होता है जितना एक नॉर्मल इंसान जागते हुए होता है। आपके ये 5 साइकिल अगर कंप्लीट नहीं होते और आप कॉन्स्टेंटली REM स्लीप जिसके अंदर ख्वाब आते हैं, या आप स्टेज 3 स्लीप में या 2 में रहते हैं, तो आप जब भी उठते हैं तो आप रिफ़्रेश नहीं होते। आपका जिस्म थका हुआ होता है उस वक्त भी। आप उस वक्त भी उस तरह से कहें यार आज तो बहुत अच्छी नींद आई है, मैं बड़ा अच्छी तरह उससे उठाऊँ, वो नहीं होता। आप कहते हैं यार अच्छा उठ गए, चलो अब काम पे जाना है, अच्छा टाइम क्या हुआ, अच्छा चलो ठीक है लेट्स गो टू वर्क। ये चीज़ जब आप कंसिस्टेंटली आपके साथ होती रहती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, आप खामखा में थके रहते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसे हम कहते हैं कि आप जितनी जल्दी नुक्ते पे पहुंच जाएं, जितनी जल्दी चीज़ों को अपने जहन में मसाइल को हल कर सकें, ऑप्शंस निकाल सकें, वो कम हो जाती है। आपके दिमाग की वर्किंग मेमोरी ये होती है कि आप अपनी पुरानी यादाश्त में से चीज़ें निकाल के नए फैसले करते हैं, वो आपकी ख़राब हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो आपका नींद का ड्यूरेशन भी शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्लीप लेटेंसी ठीक रहे, हमारे स्लीप आर्किटेक्चर ठीक रहे, और हमारी रिफ्रेश स्लीप। स्ट्रेस रिडक्शन और स्ट्रेस कंट्रोल के लिए
कुछ मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज या फिज़िकल एक्टिविटी ये क्या रोल प्ले करती है? देखिए, मेडिटेशन, योगा, हमारे जो हमारे इस्लाम में ज़िक्र, अम, बैठ के महफ़िलें जो होती हैं, इज़्कार की महफ़िलें और इस तरह, ये सब आपकी माइंड की रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट ये है कि आपका आप अपने दिमाग को एक चीज़ पे मरकूज़ करके अपने जिस्म को बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता ढीला छोड़ दें, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग और रिलैक्सिंग होता है। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं और उसको तवज्जो एक चीज़ पे मरकूज़ करने में मदद देती हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है? आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव कर जाती है, आप रिलैक्स्ड और अच्छा फ़ील करते हैं, आप प्रोडक्टिव फ़ील करते हैं और आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं। शादी के बाद नौजवानों को बहुत से मसाइल पेश आते हैं, उलझाव होता है, दूसरे जो पार्टनर या स्पाउस है उसकी इमोशनल नीड्स या रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझते, उसकी बातचीत कन्वर्सेशन को नहीं समझते, शायद कुछ अनड्यू डिमांड्स या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इस बारे में गाइड कर दें कि हम कैसे लड़ाई झगड़ों से मियाँ बीवी बच सकते हैं और अगर हो जाएँ तो आसानी से उससे निकल कैसे सकते हैं? मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन ये कर दूँ कि 2 तरह की शादियाँ होती हैं। एक होती हैं अरेंज्ड मैरेजेस और एक होती हैं जो लव मैरेजेस होती हैं। अरेंज्ड मैरिज वो होती है जिसमें आप 2 बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट ख़ानदान या मियाँ-बीवी जिनके जो एक-दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते होते, वो उनकी शादी कर दी जाती है। अब अरेंज्ड मैरिज के अपने प्रॉब्लम्स हैं और लव मैरिज जिसमें आप एक इंसान से मोहब्बत करते हैं और उसके बाद उससे शादी कर लेते हैं, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। अरेंज्ड मैरिज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक घर से दूसरे घर जाते हैं, तो क्योंकि हमारी सोसाइटी एट दिस पॉइंट इन टाइम पिछले 2 जनरेशन से वो फ्लक्स में है। उसकी वजह ये है कि हमें बहुत सारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया थ्रू इंटरनेट एंड एवरीथिंग और हम कुछ अपनी मशरिकी इक़दार को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो वो एक अमलगम बन गया है, जो कि जिसको हम अपनी आइडेंटिटी के अंदर नहीं बना पा रहे। तो हर घर की अपनी इक़दार होती है। जब आप एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, तो जो अगला घर होता है उसकी अपनी इक़दार होती है जिसके साथ आपको एडजस्ट करना होता है। और एडजस्टमेंट फ़ेज़ बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, क्योंकि वो जब अगले घर जाती हैं, तो उनसे एकदम एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चेंज हो जाएँ, नए घर के मुताबिक अपने आप को ढाल लें, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ख़ास तरीके से गुजार चुकी होती हैं और उसके बाद एकदम नए घर में जाके नई इक़दार के साथ, नए लोगों के साथ एडजस्ट कर जाना और उनके साथ रह जाना वो मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये अरेंज्ड मैरिजेस की होती है कि मोहब्बत को बिल्ड होने में टाइम लगता है। मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत को बिल्ड होने में टाइम लगता है और क्योंकि मियाँ और बीवी पहले अपने घर वालों से अटैच्ड होते हैं और उनकी वो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो नई अटैचमेंट उनके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती उस वक्त। तो उनको अपनी नई अटैचमेंट के साथ अपने रिलेशनशिप्स के अंदर चेंजेस लाना कि अब मुझे अपने भाई बहन से कम करके अपनी मिसेस के साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है, अपने वालदैन को जितना मैं पहले टाइम देता था उसको कम करके अपने मिसेस के टाइम को इंक्रीज़ करना है। वो बहुत मुश्किल हो जाता है, कंपाउंडेड विद द फैक्ट कि सास बहू का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है पाकिस्तान और इंडिया की कल्चर में, क्योंकि मदर अपने बच्चे को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखती है कि मैंने अपने बच्चे पे इतनी मेहनत की है, तो जब मैं बूढ़ी होंगी तो मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा। और जब आप उस तरह से उनका ख्याल नहीं रख पाते, उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती और उसके अंदर मिसेस आ जाती हैं जिसके अंदर बच्चे को अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ जाता है, तो आपके लिए वो अपने बच्चे को हाथ से निकलता देख के तकलीफ़ होती है। और मिसेस जो हैं जब वो अपनी अथॉरिटी जताने की कोशिश करती हैं,
तो वो फिर उसके साथ आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं सास की बात करूँ तो इसकी वजह से आपके आपके घर की डायनामिक्स एकदम चेंज हो जाती है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि जो ही शादी होगी तो अलग घर हो जाएगा और अलग घर में लोग रहेंगे, ऐसा है नहीं। उसी घर में रहना है, उसी के साथ रहना है और उसी कल्चर में को अपने आप को अडॉप्ट करना है। जब आप अडॉप्ट नहीं करेंगे आप मिसफिट हो जाएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और रिलेशनशिप में बहुत सारे फटे हो जाएंगे। तो अरेंज्ड मैरिज के पहले 5 साल बहुत डिफिकल्ट होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और मोस्ट जो हमारा रिसर्च डाटा कहता है वो ये कहता है कि most divorces happen in the first 5 years of an arranged relationship. Once you have passed 5 years of a relationship, you have probably adjusted to some extent. और 15 साल के बाद डाइवोर्स रेट बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि उस वक्त तक आप एक बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके होते हैं। लेकिन जो पहले 5 साल होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। उस दौरान आपके बच्चे भी होते हैं, आप उन चीज़ों को भी देखना होता है, चीज़ें मैनेज भी करनी होती हैं। तो अनलेस और अनटिल both the wife and mother show flexibility, so the amount of stress the person goes through, the male goes through is a lot, क्योंकि उसको बैलेंस नहीं करना आ रहा होता। और बैलेंस करना मुश्किल है क्योंकि उसने ज़िंदगी पहली दफ़ा शादी की, 10 शादी तो की नहीं है कि उसको पता है कि बैलेंस किस तरह करना है, जिसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रेसेस और घर में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लव मैरिज का प्रॉब्लम ये है कि लव मैरिजेस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द वाइफ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। और फिर उसके बाद वाइफ, क्योंकि आप जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो आप दिन में 1-2 घंटे मिल लेते हैं या 3 घंटे मिल लेते हैं या 2-4 घंटे फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तो आप अपने बेस्ट बिहेवियर्स पे होते हैं। जो ही आप किसी के साथ रहना शुरू होते हैं तो आपका रियल बिहेवियर सामने आता है। और जब आप 2-4 घंटे रह रहे होते हैं तो आप अगले के लिए बहुत सारा काम भी कर लेते हैं। मसलन चीज़ें ले आना, अच्छा तुम परेशान हो मैं तुम्हें चीज़ भिजवा ले आता हूँ, चलो लेट्स गो आउट एंड एवरीथिंग। लेकिन जब आप रहना शुरू होते हैं तो आप बहुत सारी जिस तरह से पहले आप अगले के लिए कर रहे होते हैं वो आप उस तरह नहीं कर रहे होते, क्योंकि अब वो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता। तो जो वाइफ की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब वो गर्लफ्रेंड होती है तो इट्स कम्प्लीट डिफरेंट, और जो ही वो वाइफ बनती है तो वो मियाँ जो है वो उस तरह से केयर नहीं करता है जिस तरह से वो एक गर्लफ्रेंड के तौर पे करता था। तो एकदम वो जो एक्सपेक्टेशंस का डिक्लाइन आता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के अंदर। सेकेंड, मियाँ बीवी की एक्सेप्टेबिलिटी इन द फैमिली बिकम्स अ प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि जो मिसेज हैं वो घर के कल्चर से बिल्कुल ही वाकिफ़ नहीं होती, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता, उनके लिए एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और अगर आपने अगेंस्ट द विल ऑफ द फैमिली शादी की होती है तो आप अब प्रैक्टिकली अपनी कश्तियाँ जला के आए होते हैं, तो आप पीछे भी नहीं जा सकते टू हैव अ ब्रेक एंड एवरीथिंग, टू री थिंक अबाउट थिंग्स एंड देन क्या मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, मैंने चीज़ों को मैनेज किस तरह करना है, वो आपके पास नहीं है। आप उसी चक्की में पिसी जा रहे हैं और आप वहीं से ही रिएक्ट भी कर रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब भी हो गए हैं, जज्बाती भी हो जाते हैं आप चीज़ों को, क्योंकि आप उस फिल्म का हिस्सा बने हुए हैं, बजाय ये कि आप आराम से पीछे बैठ के उस फिल्म को देखें और अंडरस्टैंड करेंगे कौन कहाँ गलत है और किसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। आप उस फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर आप वो हर रोज़ वो गलतियाँ कर रहे होते हैं जो कि आप पहले कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपको थेरेप्यूटिक हेल्प की ज़रूरत होती है, जिसे हम फैमिली काउंसलिंग या मैरिज काउंसलिंग कहते हैं, जिसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट, नॉट अ साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बैठ के मियाँ बीवी को ये समझाता है कि यहाँ पे ये गलत है और यहाँ पे गलत है, क्योंकि वो फिल्म देख रहा है। जब आप फिल्म के अंदर होते हैं तो आपको एहसास नहीं हो रहा होता कि अगला क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। आपको अगले का तो बल्कि मल्टीपल टाइम एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके छाइयाँ नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन जो आप कर रहे होते हैं वो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू स्टॉप एंड थिंक कि हो क्या रहा है। और अभी वो अपने उस न्यूली जो एक्वायर्ड रोल है हस्बैंड और वाइफ का, उसी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एंड देन दे बिकम पेरेंट्स, सो अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ न्यू रोल। सो उस बारे में क्या गाइडेंस आप देंगे जिनका बच्चा अभी नया हुआ है और वो उस पर तजर्बे करके सीखेंगे चीज़ें? पेरेंटिंग मेरा हमेशा से एक बहुत बड़ा, बल्कि साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से दिस, कि पेरेंट बनने से पहले
आपको पेरेंटिंग के बारे में क्लासेस या वर्कशॉप ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि पेरेंटिंग एक पूरी स्किल है जो कि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे बहुत सारे, जिसमें से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स गलत होंगे, और आप एक बच्चे को, स्पेशली द एल्डेस्ट चाइल्ड, उसके ऊपर आप एक इंतहाई ग्रिल्ड और इंतहाई, क्योंकि उसको आप बहुत अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबल से बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप उसके ऊपर सारी एनर्जी एफर्ट कर रहे होते हैं, तो वो आप उसकी वजह से वो जो एल्डेस्ट है वो ही बिकम्स द लीस्ट हैप्पी एंड द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल वन। तो आपको पेरेंटिंग स्किल्स इस तरह आनी चाहिए कि हर बच्चे को आप उतनी ही तवज्जो दे सकें और उसी तरीके से लेके चल सकें कि हर बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो लेकिन एक सेंस ऑफ प्लेजर भी हो। अब जो यंगेस्ट होता है आमतौर पे वो दे आर द मोस्ट केयरलेस वंस, क्योंकि वो सबसे छोटे, तो वो जब सबसे छोटा है जाने दें, तो बड़े को जो है ना वो एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट भी हो जाती है और वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चला जाता है। लेकिन छोटा जो है वो, छोटी जो सबसे छोटी है, छोटा जो है वो बहुत सारी चीज़ों से लापरवाह होता है। सो ना सबसे छोटा और ना सबसे बड़ा, हमने सबको बराबर तरीके से ट्रीट करना है। तो हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमें अंदाज़ा हो कि हम जब बच्चा पैदा कर रहे हैं तो उसको हमने लेके कैसे चलना है। और दूसरा काम जो बहुत बड़ा है जो कि हमारी सोसाइटी में होता है वो ये होता है कि पेरेंट्स अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं। गुस्सा किसी और पे निकाल बच्चों पे दिया, पनिशमेंट दे दी, और उसके बाद किसी बात पे, मसलन फॉर एग्जांपल किसी को बच्चे ने गलती की, उसको फ़ौरन पनिश कर दिया और उसके बाद रो के उसको प्यार से गले लगा रहे हैं। बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने क्या गलत किया और क्या अच्छा किया है कि अगर माँ मुझे थोड़ा सा मारने के बाद मुझे बहुत प्यार भी करती है, मुझे खिला भी रही है, तो मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ ठीक हूँ। और तीसरी जो बहुत बड़ी गलती है वो ये है कि जो अपनी रिजेंटमेंट्स हैं अगेंस्ट द फैमिली, अगेंस्ट द अदर पर्सनस फैमिली, अदर स्पाउसेस फैमिली, वो बच्चों के अंदर इंस्टिल करते रहते हैं, जिसकी वजह से जब बच्चे ग्रो होते हैं तो वो पहले ही रिजेंटफुल हो जाते हैं। अगली, फॉर एग्जांपल मेरे फादर हैं या मेरी मदर हैं, वो मुझे बचपन से ही बता रहे हैं कि तुम्हारे जो वालिद के साइड के सारे रिश्तेदार हैं या वालदा के साइड के सारे रिश्तेदार हैं वो सारे ही ख़राब हैं। तो जो मुझे तो दुनिया का नहीं पता ना, तो मेरा दिमाग इतना मैच्योर भी नहीं है कि मैं गलत और सही को पहचान सकूं। तो जब तक मैं ग्रो आउट नहीं करता, मैं तो यही समझूंगा ना कि मेरे फादर के रिश्तेदार सारे के सारे ख़राब हैं या मेरी मदर के रिश्तेदार सारे के सारे ख़राब हैं। और हालांकि ख़राब दोनों नहीं है, ख़राब प्रॉब्लम मियाँ और बीवी के अंदर है, रिजेंटमेंट्स वहाँ हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे आगे एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं। आपकी जो लाइफ है एज प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, आपने ऑप्ट किया इस शोबे को, फिर उसमें पीक हासिल की, दहाइयों का तजर्बा है, तो आपका एक टिपिकल डे कैसा होता है और आप खुद रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं? अच्छा ये एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। टिपिकल डे जी हमारा डॉक्टर की ज़िंदगी का ही होता है प्रैक्टिकली। मॉर्निंग में आई वर्क इन गुलाब देवी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे होता हूँ। आई डू ऑल द टीचिंग्स। मेरे ट्रेनीज़ हैं फॉर साइकियाट्री, उनको देखना होता है, हम उनको पढ़ाना होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना होता है। इवनिंग में मेरा क्लिनिक होता है जिसको मैं रन करता हूँ। फिर वीकेंड पे मेरा एक और क्लिनिक होता है जिसको मैं रन करता हूँ। तो प्रैक्टिकली आई डोंट हैव टाइम टू, डॉक्टर्स डोंट हैव टाइम टू रेस्ट। लेकिन हाउ व्हाट आई डू इज़ कि व्हेनेवर देयर इज़ एन एक्सटेंडेड हॉलीडे, जैसे ईद वगैरह एंड एवरीथिंग, तो आई टेक अ ब्रेक एंड रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। मैं भाग जाता हूँ दुनिया से, कहीं ना कहीं कोने खुदरे में जाकर बैठ जाता हूँ एंड आई कट ऑफ ऑल द फोन्स एंड एवरीथिंग एंड आई स्टे अवे, क्योंकि आई नीड टू टेक अ ब्रेक, अदरवाइज तो बर्न आउट हो जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच फॉर ऑल द एस्पायरिंग डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग के आपको शुरू में पैसा आना अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद you need to understand कि पैसा is not everything, and your mental health and your physical health matters a lot. So taking a break, making sure that you have a life, जो कोई पर्सनल लाइफ हो जिसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी की वो चीज़ें कर सकें जो कि आप इंजॉय करते हैं। अगर आप वो नहीं करते तो आप यू बिकम वेरी बिटर, वेरी रिजेंटफुल, वेरी अथॉरिटेटिव and not relaxed. That is something exactly opposite to what a doctor should be.
We are highly thankful to Dr. Mujtaba for giving his precious time and valuable insight. So once again, sir, highly obliged. I'm very thankful for inviting me, ji. Thank you, sir.